नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी लगातार दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। धामी एक दिन में कई जनसभाओं को संबोधित कर जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में धामी ने संसदीय क्षेत्र अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता को डबल इंजन की सरकार की ताकत बताई, साथ ही सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से भी जनता को अवगत कराया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कल अंबाला में भी था, अनेक स्थानों पर था। उससे पहले मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में था, वहां भी मैं एक जनसभा में गया था, अंबाला में भी गया था। पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग स्वयं इस चुनाव के मैदान में हैं, ऐसा लगता है कि ये चुनाव इस बार भारतवर्ष का देश की आजादी के बाद अपने आप में एक अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। और मैं आज आगामी 25 मई को आप यमुनानगर और अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आप सबकी संख्या देखकर, और बीच में व्यवधान भी हो रहा है, लेकिन ये व्यवधान भी आपका जो तारतम्य है उसमें कोई व्यवधान नहीं कर पा रहा है, आपके धैर्य को बिल्कुल नहीं डिगा सकता। आपका एक जोश है, आपका जो उत्साह है, ये देखकर मेरे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अंबाला लोकसभा में इस बार 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, और आप सब बंतोकट और कुरुक्षेत्र लोकसभा भी, आसपास के क्षेत्रों में भी, पूरे हरियाणा में इस बार फिर से कमल खिलने वाला है। बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। भाइयों बहनों, भाजपा को दिया जाने वाला आपका एक एक वोट देश को सशक्त बनाएगा, देश को समृद्ध बनाएगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आज आपके वोट के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद विकास के कई कीर्तिमान स्थापित कर विश्व शक्ति बनने की ओर आज भारत अग्रसर है। आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। आज भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, और मोदी जी की गारंटी है कि 15 अगस्त 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा। आज भारतवर्ष, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा एक समय था जब हमारे पड़ोस के देश जो अलगाववाद को बढ़ाते थे, आतंकवाद को बढ़ाते थे, जिहाद को बढ़ाते थे, सीमा पार से लगातार हमको आंख दिखाने का काम किया करते थे, लेकिन आज मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के आगे वो सभी आज नतमस्तक हैं, नतमस्तक नजर आते हैं, एक कोने में दुबके हुए नजर आते हैं। भाइयों बहनों, वहां की सरकार, वहां के व्यापारी अब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध सुधर जाएं। भाइयों बहनों, वो पाकिस्तान जो हमेशा हमारे यहाँ गड़बड़ियां फैलाता था, आज एक कोने में दुबका हुआ है। ये है मोदी जी का एक सशक्त नेतृत्व, एक मजबूत नेतृत्व, जिसने आज भारत की सेना को खुली छूट देने का काम किया है, सेना को हर प्रकार से सशक्त बनाने का काम किया है। उसका परिणाम है कि आज भारत के ऊपर कोई दुश्मन हमला करता है, कोई हमको आंख उठाता है, एक गोली भी चलाता है, तो भारत की सेना आज गोली का जवाब गोलों से और तोप से देने का काम करती है। ये नया भारत है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यों से कई गुना कार्य करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। अभी आदरणीय बंतो जी बोल रही थी कि वो 60 काम भी नहीं बता सकते, 60 प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे सकते। अगर नियत और नीति सही हो तो निर्णय और नतीजे सही आते हैं। आज मोदी जी
की सरकार स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी अनेक अभूतपूर्व योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिसके कारण से आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज दुनिया की हर कंपनी भारत में आना चाहती है, भारत में निवेश करना चाहती है, भारत में अपना उद्योग लगाना चाहती है। भाइयों बहनों, इसकी होड़ मची हुई है। दुनिया के देशों में आज होड़ मची है कि कौन भारत में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन कितने ज्यादा उद्योग लगाएगा। उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय इलाकों में स्थित केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसके तहत देश दुनिया के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचकर चार धाम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि यात्रा के शुरू होने के साथ ही तीर्थ यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में तमाम यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं चाक चौबंद न होने के कारण लंबी लंबी लाइनों में उनको खड़ा होना पड़ रहा है, लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं और यही वजह है कि चारधाम यात्रा रूट पर हर जगह जाम की स्थिति है। और बात अगर केदारनाथ रूट की करें तो ये मेरे पीछे का ठीक नजारा है, जहाँ पर केदारनाथ रूट है ये और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन फैल है, पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण लंबी लंबी कतारों में ये जाम लगकर खड़ा हो गया है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे, जो प्रशासन के लाख दावे थे, वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन फॉर्मेलिटी के लिए काम जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरह से यात्रियों को सुविधा देनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक यात्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब जाम खुलेगा और कब वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ यात्रा के रफ्तार पकड़ने से जहां होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीलकंठ पर्वत की तलहटी पर स्थित पौराणिक चरण पादुका तीर्थ स्थल पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस खूबसूरत उच्च हिमालयी बुग्याल की प्राकृतिक सुंदरता को यहां बिखरा कचरा दाग लगा रहा है। बता दें कि चरण पादुका स्थल भगवान हरिनारायण के पादुका निशान की एक शिला पर मौजूद है, जिसके दर्शन करने हर दिन सैकड़ों तीर्थयात्री यहां पहुंचते हैं, लेकिन अपने पीछे यहां प्लास्टिक की खाली बोतलें, गिलास जैसे कई अन्य सामान यहीं छोड़ देते हैं। काशीपुर के निकाय चुनाव में बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने के लिए कांग्रेसियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और विरोधियों को धूल जटाने के लिए भी अपनी गुटबाजी को खत्म कर एक मुखर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी का इस बार तिलिस्म टूटेगा और कांग्रेस में कौन हो सकता है कांग्रेस का दावेदार जो ये करके दिखा सकता है? इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने गुणा भाग शुरू कर दिया है। विरोधियों को धूल चटाने के लिए सियासी बिसात बिजली शुरू हो गई है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। लेकिन उधम सिंह नगर के काशीपुर में मेयर सीट जीतना कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर हो गया है, क्योंकि कभी हाईकमान का प्रत्याशियों को लेकर गलत चयन तो कभी कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ही कांग्रेस को शिकस्त दे रही है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खत्म कर दी है। ऐसे में कांग्रेस के दावेदारों की लिस्ट फिर से लंबी होती जा रही है, लेकिन मेयर प्रत्याशी के दमदार दावेदारों में कुछ ही नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के सबसे युवा नेता अर्पित मल्होत्रा, जिनकी युवाओं में अच्छी पकड़ है, साथ ही पूर्व चेयरमैन मुकेश मल्होत्रा के पुत्र हैं। मुकेश मल्होत्रा का उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद कांग्रेस की पहचान दिलाने में सबसे अहम योगदान रहा। स्वर्गीय मुकेश मल्होत्रा को सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपना आदर्श भी मानते हैं और काशीपुर की जनता के दिलों में मुकेश मल्होत्रा की एक अलग ही अपनी जगह थी। काशीपुर में अगर हम देखा जाए
तो जगह जगह वार्ड मीटिंग हो रही है, हर जगह कांग्रेस को बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन मिल रहा है। और इस बार चुनाव को लेके निगम में ये लग रहा है कि ज़रूर कांग्रेस को बहुत सफलता मिलेगी। जो भी दावेदार होगा उनको लड़ाया जाएगा कि अगर पार्टी जो आदेश देती है, जिसको आदेश देती है, चाहे मुझे एज ए कार्यकर्ता में किसी को भी आदेश अगर मिलता है तो निभाना उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ अलका पाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ ही स्टार प्रचारक के रूप में उनकी अलग पहचान है। हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अलका पाल की अहम भूमिका रही। पार्टी के साथ साथ काशीपुर में भी अलका पाल की घर घर एक अच्छी पकड़ देखी जाती है। पार्टी हाईकमान जिस भी योग्य उम्मीदवारों को, चाहे मैं स्वयं हूँ या कोई भी अन्य जमीनी कार्यकर्ता जो हमारा पार्टी हाईकमान द्वारा नियुक्त होगा, हम उसको तन मन से लड़ाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चाहे विकास का मुद्दा हो और जितनी भी जनता की मूलभूत आवश्यकता हो, जिसमें काशीपुर पूर्णतः 20 सालों से लगभग बहुत पिछड़ चुका है, खाने का काम करेंगे। अजीज कुरैशी काशीपुर कांग्रेस में दिग्गज और दबंग नेता माने जाने वाले एक दमदार प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग अजीज कुरैशी को ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ साथ अलग समुदाय से भी अजीज कुरैशी की अच्छी पकड़ देखी जाती है। हालांकि अजीज कुरैशी ने कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा है। कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन जबरदस्ती हराया गया। फिर शासन और जो स्थानीय लीडरशिप थी उसने साजिशन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हराया। मुझे उम्मीद है इस बार पार्षद भी और मेयर भी कांग्रेस के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अरुण चौहान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जिनका किसी भी विवाद से कोई नाता नहीं रहा। हालांकि अरुण चौहान की पकड़ पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर जमीनी स्तर पर भी है, लिहाजा वो भी तैयारी में है। काशीपुर में नगर निगम की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ वार्ड वाइज कमेटियों का गठन हो रहा है। कांग्रेस यहाँ से बेर की सीट निकालेगी। थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर पानी से जलामय हो जाता है कि 2% दाखिल खारिज जो है जनता पर जो भार पड़ रहा है काशीपुर में, इसको हटाया जाए। इनकी सेंट्रल में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है और मेयर भी इनका है। तो आखिर क्या कारण है कि ये लोग यहाँ का शहर का विकास नहीं कर पा रहे? इसे कौन निगम कहता है? मैं तो नहीं जानता कोई निगम में। निगम है लेकिन इसकी स्थिति वो नहीं है जो निगम वाली होती है। अपने विरोधियों को धूल चटाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। बीजेपी अपना तिलिस्म बरकरार रखना चाहती है तो कांग्रेस उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए नए नए समीकरण तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल पहले तो ये देखने वाली बात होगी कि काशीपुर की मेयर सीट किस कोटे में आती है और उस कोटे से बिलोंग करने वाले सभी दावेदार का चयन हाईकमान कर पाता है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में रिकॉर्ड तीर्थ यात्रियों के पहुंचने से उत्पन्न स्थिति को लेकर सीएम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम उत्तर काशी पहुंचे, जहां उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सचिव ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि बिना पंजीकरण धामों की यात्रा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए और सीधा चेकिंग बैरियर से उन्हें वापस भेज दिया जाए। इसके लिए बैरियरों और अन्य जगहों पर सख्ती से चेकिंग करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। साथ ही मीनाक्षी सुंदरम ने यमुनोत्री धाम में बिना पंजीकरण के डंडी कंडी घोड़ा खच्चरों के संचालन पर भी प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं आज यहाँ पहुँचा और 2-3 दिन का जनपद में भ्रमण है, जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री दोनों धाम की यात्रा व्यवस्था को अपना स्टडी करेंगे और उसमें अगर यात्रा को और सुदृढ़ बनाने के लिए शासन स्तर पर कोई अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है तो उसको स्टडी करके जो आवश्यक हेल्प चाहिए जिला प्रशासन को वो दे दिया जाएगा। 40% यात्री जो है यमुनोत्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और गंगोत्री में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे कुछ बीच में कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा कुछ तीर्थ यात्रियों को
और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे तीर्थयात्री जो हैं बिना पंजीकरण के आ रहे हैं या किसी का पंजीकरण जो है बहुत आगे का है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी श्रद्धालुओं से कि बिना पंजीकरण के प्लीज़ जो है जनपद में चारधाम यात्रा पे ना आएँ। जिस भी दिन आपका पंजीकरण है उसी दिन आप उसी दिन आएँ और उसी दिन उस धाम के दर्शन कीजिए। उत्तरकाशी पुलिस आपकी सुरक्षित, सुगम और सरल यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नगर निकाय मतदाता सूची में दर्ज नामों पर आपत्तियां और उनके निस्तारण के लिए नगरपालिका सभागार में उच्च जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा सुनवाई की गई और आपत्तिकर्ताओं द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद उनका निस्तारण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने नाम पर आपत्ति को लेकर अपना पक्ष रखा और कई लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी देखी गई। मेरा मानना यह है कि अगर जिस भी व्यक्ति विशेष ने यह आपत्तियां डाली हैं, इनडायरेक्टली कुछ लोगों को आगे करके आपत्तियां की गई हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भय है कि उन्होंने उस वर्ग के लिए या उन लोगों के लिए काम नहीं किया। तो ऐसी चीज़ों का सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, एसडीएम महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए। बीएलओ ने घर घर जाकर निरीक्षण करके फिर वोटर लिस्ट में नाम लिखा है। उसके बाद एक आपत्तिकर्ता वहाँ टिहरी जाके चले गए हैं और जब वहाँ से एक लिस्ट लेके आ गए हैं कि इन लोगों के नाम काट दिए जाए, इनके वहाँ पे नाम है। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे नाम किसने चढ़ाए तो वो वहाँ की गलती है ना, यहाँ की नहीं है। निवासी तो अपने प्रमाण पत्र दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं, और जनता को इस तरीके से परेशान करना कहीं भी इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। आज वार्ड नंबर 3, 4 और 5 के जो मतदाता थे जिनके ऊपर आपत्तियां थी उनकी सुनवाई आज की जा रही है। उसमें जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और अकॉर्डिंगली जो प्रोविजंस हैं और म्यूनसिपैलिटीज एक्ट की जो प्रोविजंस हैं और जो हमारी नियमावली है उसके क्रम में जो है उसका निस्तारण किया गया आपत्तियों का। इसी क्रम में जो है कल और परसों और उसके बाद भी दिनांक 18 तक ये सुनवाई जारी रहेगी। जो लोग किसी कारण से छूट जा रहे हैं, जो लोग नहीं उपस्थित हो पाए हैं आज, उन लोगों को भी अतिरिक्त समय दिया जाएगा और दिनांक 20 मई को सोमवार को जो है उनको अतिरिक्त दिवस अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियरिंग पे आने के लिए। 35 साल का लड़का जो है पूरे 1800-2000 आपत्तियां कर रहा है कि ये लोग जो है मसूरी में नहीं रहते हैं और ये गांव में रहते हैं, इनका कोई मसूरी में ठिकाना नहीं है, इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं और उन पर आपत्ति कर दी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उप जिलाधिकारी मसूरी का और अधिकारी के, जो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है जिन पे वोटर लिस्ट लगी हुई है उन पे आपत्ति है तो हम वहाँ से कटा के ले आई हैं। जिन पे कहीं वोटर लिस्ट नहीं लगी है वो नहीं कटने चाहिए। अगर वो कट गए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन मसूरी में होगा। हमने ये आपत्ति इसलिए लगाई है क्योंकि जो पिछले नगर पालिका चुनाव की लिस्ट थी और इस बार की लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वोट करने आते हैं। वो मसूरी में नहीं रहते, वो गांव आसपास के गांव के एरियाज़ में रहते हैं, वो सिर्फ वोट करने आते हैं। वो वोट को प्रभावित करते हैं, उससे जो मसूरी का वोटर है उसका वोट प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं जिनकी स्कूलिंग यहाँ हुई है, जिनके आवास यहाँ पे जो स्कूल से हैं, उनके भी वोट जो है वो काटे गए हैं। नहीं, अभी वोट किसी के नहीं काटे गए। अभी हमने सिर्फ आपत्ति लगाई है। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं एसडीएम साहब के सामने, हम लिखित में वापसी ले लेंगे अपनी आपत्ति, जो प्रस्तुत कर देंगे अपनी। टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रहा डंपर लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच में भारतोली में अनियंत्रित होकर दीवार से टकराकर पलट गया, जिससे डंपर चालक घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह चालक को वाहन के कैबिन से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बीती रात को कर्णप्रयाग में गुलदार ने गौशाला में बंधी गाय के 2 बछड़ों को निवाला बना दिया। सूचना पर वन विभाग ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। नंदप्रयाग रेंज के वन दारोगा ने कहा कि दोनों बछड़ों को दफनाया गया है। विभाग की ओर से पशुपालक को मुआवजा दिया जाएगा। जंगलों में लगी आग से वन संपदा के साथ साथ वन्य जीव आवासीय बस्तियों की ओर आने लगे हैं। वनाग्नि का असर उनके खान पान पर भी पड़ा है, जिससे वे आवासीय बस्तियों में आकर पशुओं को अपना निवाला बना रहे हैं। गुलदार जो सुबह मेरे को 5:30 बजे फ़ोन आया था कि कर्णप्रयाग गांधीनगर में जो है गुलदार जो है यहाँ अंदर फंसा हुआ है। तो 5:15 बजे मैं पहुँच गया यहाँ पे, तो देखा तो गुलदार तो भाग गया था, परंतु यहाँ 3 गायें थी, जो कि एक बड़ी थी, 2 छोटे बच्चे थे। और खोला दरवाज़ा खोला तो जहाँ बड़ी गाय जिंदा थी और दोनों को जो है मार दिया था।
इसमें जो है सब लोग आगे, इतना नगर पालिका लोग भी आगे, स्थानीय लोग जो भी आगे, भाग तो भगा दिया था, पटाखे से को हमने भगवा दिया था। अब बाकी जो है दोनों जानवरों को दफनाया जा रहा है। पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें वार्षिक और मासिक लक्ष्यों को लेकर समीक्षा के साथ आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा हुई। साथ ही सीडीओ ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हर विकास खंड में एक मॉडल गांव का विकास करने के निर्देश दिए हैं। बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण विकास विभाग की चल रही हैं। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार की भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं। तो उन योजनाओं में जो हमारे वार्षिक टारगेट होते हैं और जो मंथली टारगेट होते हैं, उनमें विभागों की एवं हमारे विभिन्न विकास खंडों की क्या प्रोग्रेस है, उसकी ये समीक्षा बैठक की नियमित रूप से की जाती है और साल भर के आने वाले साल की भी कार्य योजना पर हमारे द्वारा उसमें समग्र चर्चा की गई है, विचार किया गया है। हमारा प्रयास ये है कि विकास खंड की टीमें जो भी कार्य कर रही हैं वो समस्त एलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ कन्वर्जेंस में करें। तो इसी के संबंध में समस्त विभागों को निर्देश दिए गए कि प्रयास करें कि हर विकास खंड में इस वर्ष एक ग्राम का चयन करके वहां पे सभी विभाग कन्वर्जेंस करके कुछ मॉडल गांव का विकास करें, इसका हमने निर्देश दिया है। चंपावत स्थित पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ में हाई वोल्टेज से कई बिजली उपकरण फूंक गए। स्कूल के प्रिंसिपल और प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी घनश्याम भट्ट ने बताया कि हाई वोल्टेज से स्कूल में संचालित वर्चुअल लैब का इन्वर्टर फूंक गया, जिससे वर्चुअल लैब का प्रसारण बाधित हो गया है। आज प्रातः 8:30 बजे पीएमसी रायका दिगाली चौड़ में हाई वोल्टेज के चलते हमारे ये इन्वर्टर का अधिक वोल्टेज के कारण ये फूक गया है, जिसके कारण हमारा जो वर्चुअल लैब है वो पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके साथ ही ये लैपटॉप और इसके चार्जर ये क्षतिग्रस्त हो गए, फूक गए हैं और समस्त विद्यालय का कार्य जो है कार्यालय का वो बाधित हो गया है। तो हम निवेदन करते हैं विद्युत विभाग से कि शीघ्र हमारे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को, हाई वोल्टेज जो विद्युत व्यवस्था हो जा रही है उसको व्यवस्थित करने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ विद्यालय के हमारे 15 बल्ब LED बल्ब भी फूक चुके हैं। तो पुनः एक बार निवेदन है कि हमारी क्षेत्रीय विद्युत कार्यालय से कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो पाए, जिससे कि हमारे विद्यालय को उपकरण को नुकसान हो। पौड़ी के जूनियर हाई स्कूल पैडुल के 6 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आनन फानन में बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अब बच्चे खतरे से बाहर हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों ने स्कूल में बना MDM का भोजन किया। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाने पर 6 बच्चों को उल्टी होने की शिकायत मिली। बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना स्कूल के शिक्षकों को दी गई। बच्चे तो 15 हैं। 15 बच्चों में से 13 बच्चों ने खाना खाया और 6 बच्चे हमारे यहाँ आए हैं। आज हमारा दाल भात और रायता बना था, ककड़ी का रायता था। दही भी ठीक ठाक थी। बगल में जो घर है वहीं से हमने दही मंगाई थी। मैंने भी टेस्ट की थी। दही बड़ी ताजी दही थी, टेस्टी थी। बाकी बच्चे ठीक हैं। तो उसके बाद हमने गाड़ियाँ बुक की, हम हॉस्पिटल आए, अभी एडमिट है, ड्रिप चली है, अब ठीक है, स्वस्थ है। अभी एसिड बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है हालत बच्चों की। बाकी हमने अपना ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट करा है और एक बच्चे को उसमें से उल्टी नहीं है। बाकी 5 बच्चों को उल्टी, दस्त सब कुछ हो रहा है अच्छे से। अभी स्टेबल है बच्चे, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। बच्चों ने दाल चावल और रायता खाया है। तो बच्चों की स्थिति भी ठीक है, स्टेबल है बच्चे। मतलब कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि डिहाइड्रेशन हो रहे हो या ICU की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए तो नहीं है। बाकी अभी हमारे पास आए हुए आधा पौना घंटा ही हुआ है, तो अभी हम वॉच कर रहे हैं कैसा रहेगा। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं जूनियर हाई स्कूल पैडुल में पढ़ता हूँ और मेरे को जी मचलाना था। उल्टी तो नहीं है मेरे को, पर जी मचलाना था मेरा। और जब से मैं कराया फिर उसके बाद जी मचलाया, फिर बस हो गया था। तो अब कैसी है तबीयत आपकी? अब ठीक है। हमने स्कूल में दाल भात और रायता खाया और मेरे साथ 5 बच्चे एडमिट हैं।
उल्टी खून उल्टी हमारे मम्मा को पता चला कि ये सब बच्चे बीमार पड़े थे, हम यहाँ हॉस्पिटल में आए तो मैं और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।